इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर और ये हम पर्टिकुलरली फॉर्मुलेट करेंगे रेक्टिफायर्स या जो नॉन लीनियर हमारे पास लोड्स हैं उनके लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास है कोई कन्वर्टर है और उसका है हमारे पास कोई जैसे ये एसी पोर्ट है, एसी पोर्ट है उसका, तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है Vs है और जो यहाँ पे करंट है वो Is है। अब एक जो पावर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो है इंस्टेंटेनियस पावर, वो हमारे पास है लेट्स वी कॉल इट Ps। और लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है एक डीसी पोर्ट, ये हमारे पास है I0 और यहाँ पे लोड के क्रॉस वोल्टेज है V0। तो ये जैसे हमारा लोड है, तो P0 जो है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर है लोड साइड पे। अब ये जो पावर है इंस्टेंटेनियस पावर सोर्स साइड पे, ये हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ Vs और Is, क्योंकि ये अगर मैं स्पेसिफिकली इसके साथ टाइम लगा दूं कि ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, क्योंकि Vs भी टाइम वेरिंग और Is भी जो है वो टाइम वेरिंग पैरामीटर है, वेरिएबल है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों चेंज हो रही है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है हमारे पास टाइम वेरिंग हो जाएगी, वो टाइम के साथ वेरी हो रही है। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो हम जब सोर्स साइड पे अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो हम लगाते हैं कि वो पॉइंट कर रहा है अवे, मतलब सोर्स से निकल के आगे की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसका मकसद ये होता है कि ये जो Ps है ये पॉजिटिव हो जब सोर्स पावर डिलीवर करे, ठीक है, व्हेन सोर्स डिलीवर पावर। और जब ये एब्जॉर्ब करें, सोर्स पावर एब्जॉर्ब करें, तब जो है ये नेगेटिव हो। दूसरे केस में जब लोड साइड की हम बात करें तो उसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो इन टू द लोड होती है, लोड की तरफ होती है। सोर्स साइड पे सोर्स से बाहर ये जो एरो है पॉइंट कर रहा होता है, लोड साइड की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहे होते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि हम एक ऐसा करंट का डायरेक्शन चूज़ करें कि P0 जो है वो पॉजिटिव हो। मैं वही कलर यूज़ कर रहा था। P0 जो है वो पॉजिटिव हो जब वो व्हेन लोड एब्जॉर्ब पावर, ठीक है, क्योंकि लोड का जो पर्पस है वो मेनली पावर एब्जॉर्ब करने से के साथ है। तो उसके केस में एब्जॉर्ब करने वाली कंडीशन को पॉजिटिव सेट करना, और सोर्स के केस में जब वो पावर डिलीवर कर रहे तो उसको पॉजिटिव सेट करना। इस वजह से जो सोर्स और लोड करंट की डायरेक्शन है वो यूँ हम सेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन। जब हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं कोई बीच में इंडक्टिव या कैपेसिटिव कंपोनेंट्स, तो उस दौरान ये होता है कि कुछ पावर उनमें स्टोर हो जाती है और कुछ साइकिल के लिए वो स्टोर, साइकिल के एक पार्ट के लिए वो स्टोर होती है, कुछ पार्ट के लिए वो फिर डिलीवर कर देता है लोड को, लेकिन ख़ुद वो डिसिपेट नहीं करता। कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है, कुछ टाइम के लिए फिर वो एनर्जी रिलीज़ करता है।
तो इंस्टेंटेनियस पावर से हम जज नहीं कर सकते कि एक्चुअली सर्किट में पावर फ्लो का जो रुझान है वो क्या है। तो एक पूरे साइकिल में जब हमें पिक्चर देखनी होती तो फिर हम फाइंड करते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर से हमें पता चल जाता है कि इनपुट साइड पे जो पावर जा रही है वो फिर लोड को मिल रही है कि नहीं। तो एंड ऑफ द साइकिल जो है पूरे साइकिल के दौरान हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ, क्या वो जो पावर स्टोर थी कुछ टाइम के लिए वो लोड की तरफ चली गई या सोर्स की तरफ आ गई। ये पिक्चर हमें उसमें क्लियर हो जाती है। तो हमने जिस तरह एक वोल्टेज को एवरेज करने की इक्वेशन है, उसी तरह से हमारे पास इक्वेशन है पावर को भी हम एवरेज कर सकते हैं कि अगर हम लेट्स से सोर्स साइड पे एवरेज पावर देखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/, जो भी पीरियड है, 0 टू इंटीग्रेशन जो इंटरवल है यही होगा। और हमारे पास वहाँ पे हम वोल्टेज या करंट हमारे पास वेरिएबल था, अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर है। और इसको हम फिर फर्दर जो भी हमारे पास सोर्स वोल्टेज थी या सोर्स करंट है वो हम यूँ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं एवरेज सोर्स वोल्टेज। इसी तरह अगर हम आउटपुट पोर्ट पे देखना चाहते हैं तो V0 और I0 के प्रोडक्ट से हम एवरेज पावर फाइंड कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि लोड को एवरेज पावर जो है वो कितना उसने एब्जॉर्ब किया एक कंप्लीट साइकिल के अंदर। तो ये हमें एवरेज पावर जो है ये हमें बताता है कि पावर फ्लो का रुझान क्या था इन अ कंप्लीट साइकिल। ये हमारे पास आ गई एवरेज पावर की इक्वेशन, जिसे सॉल्व हमें करना होता है। अच्छा, इसके लिए एक इक्वेशन क्योंकि नहीं हो सकती करंट की, जो इवन लेट्स से हमारे पास सोर्स जो है साइनोसाइडल वो फिक्स हो जाए, लेकिन ये जो करंट है ये चेंज होती रहेगी जैसे जैसे रेक्टिफायर चेंज होता है और लोड जो है वो चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रेजिस्टिव लोड है और रेक्टिफायर सेम है, स्टिल जो है आपके पास लोड चेंज होने की वजह से रेजिस्टिव अगर है तो एक तरह की वेव फॉर्म होगी, इंडक्टिव कर दिया तो वेव फॉर्म चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर लेट्स से रेजिस्टिव है लेकिन हमने यहाँ पे रेक्टिफायर को लेट्स से हाफ वेव से फुल वेव रेक्टिफायर कर दिया तो फिर जो है करंट की वेव फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो ये जो एवरेज पावर है ये हमें अगेन एंड अगेन फाइंड करनी होगी सिचुएशन के मुताबिक। ओके, अब हम आते हैं पावर फैक्टर की तरफ। तो पावर फैक्टर को हम कुछ यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास है रिलेशन। अगर हम लेट्स से इस सोर्स साइड से, एक रेक्टिफायर के सोर्स साइड से या एक सिस्टम के सोर्स साइड से डिटरमिन करना चाहते हैं कि कितना पावर जो है वो डिलीवर हुआ, ये कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं कि कितना पावर इसने डिलीवर किया, तो हम सिंपली इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एवरेज पावर जो कि डिलीवर हुआ है ओवर मैक्सिमम एवरेज पावर, ये रेशो है। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम एवरेज पावर कितना हो सकता है और जो डिलीवर हो रहा है एवरेज पावर, इनकी रेशो है। इसको मैं 1 कह देता हूँ। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हम लीनियर सर्किट एनालिसिस के केस में इफ़ यू रिमेंबर तो हम इसको नॉर्मली डिफ़ाइन करते थे कॉज ऑफ फी, जो भी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता था। तो
ये जो हमने अभी डेफिनेशन यहाँ पे पुट की है, ये जो नई डेफिनेशन है 1 में, तो इसमें से कॉज ऑफ फी कब आता है और जो है रेक्टिफायर के साथ ये चीज़ कैसे चेंज होती है, इसको बताने के लिए हम दो केसेस जो है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक हम डिस्कस कर लेते हैं केस 1। केस 1 ये है कि हमारे पास है जो सोर्स है वोल्टेज वो साइनसाइडल है और करंट जो है वो भी साइनसाइडल है। तो लेट्स से ये है हमारे पास कोई आई हैट, ये हमारे पास है आई हैट साइन ऑफ ओमेगा टी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, अलबत्ता हम ये कर देते हैं कि इसके अंदर कोई फेज शिफ्ट ले आते हैं। ठीक है, करंट की वेव फॉर्म जो है वो थोड़ी सी जो है वो शिफ्टेड है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर के अंदर है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। इसको हम पी एस एवरेज का नाम दे देते हैं, सोर्स साइड एवरेज पावर। सो हमारे पास जो पीरियड है वो है 1/पाई का, 1/2 पाई का, और इंटीग्रेट कर लेते हैं हम फ्रॉम 0 to 2 पाई। पाई तक भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 पाई तक भी कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक वजह बता देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस ओमेगा टी और लेट्स से ये हमारे पास है वी एस और ये हमारे पास है जो शिफ्टेड साइन है वो ये है। और इसका जो इंस्टेंटेनियस अगर इसका प्रोडक्ट लें आप, तो ये जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें वोल्टेज जो है वी एस जो है वो पॉजिटिव है और जो आई एस है वो नेगेटिव है। तो एज ए रिज़ल्ट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा और इसके बाद दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन हायर होगा वैल्यू में, क्योंकि ये इन दोनों वैल्यूज से बढ़ के होगा। लेट मी टेक इट हियर। ठीक है, साइनोसाइडल से थोड़ा सा हटके मैंने बनाया, लेकिन अच्छा, अब ये जो पोर्शन है इसमें फिर से ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि अब एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और फिर से जो है ये इसी तरह चलती रहेगी। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये है हमारे पास पाई 0, ये एक साइकिल जो है पाई के अंदर कंप्लीट कर रहा है, और दूसरा जो है पाई से 2 पाई तक फिर यही शेप है। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर को देखें तो वो जो है उसका पीरियड जो है वो पाई है। तो आप पाई भी ले सकते हैं, 2 पाई भी ले सकते हैं। तो लेट्स से हम भी चले पाई ले लेते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है यहाँ पे कि आप जब इस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं वी एस और आई एस की, हम यहाँ पे एक्चुअली वी एस और आई एस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है ये इसका पीरियड हमें देखना है। तो अगर वो पीरियड
प्रोडक्ट के बाद पीरियड जो है वो पाई आ जाता है, तो हम पाई को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं पी एस एवरेज वी हैट आई हैट ओवर पाई, और ये जो इंटीग्रल के अंदर का पोर्शन है इसको हम एक आइडेंटिटी लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास है साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फी। तो हम कॉज की आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फी, तो ये हम लिख सकते हैं 1/2 कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फी। एक बार इसका आर्ग्यूमेंट और इसका जो आर्ग्यूमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर दूसरी बार जो है कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फी, दूसरी दफ़ा ऐड किया, पहली दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया, दूसरी दफ़ा ऐड किया, तो हमें क्या मिलता है इसमें से हाफ कॉज ऑफ फी माइनस कॉज 2 ओमेगा टी माइनस फी। तो ये जो है हमें एक्सप्रेशन मिलती है, जो कि हम ऊपर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे इधर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉज ऑफ, ये 2 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कॉज ऑफ फी माइनस कॉज ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस फी। तो ये हमारी जो इंटीग्रेशन है आसान हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो टर्म है, क्योंकि इसमें 2 ओमेगा टी आ रहा है, सो अगेन हम लास्ट टाइम भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ये पाई के अंदर अपना साइकिल कंप्लीट कर देगा, कॉज तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, फेस शिफ्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल ये जब भी 2 पाई के अंदर इसको अलाउ किया जाएगा ये साइकिल कंप्लीट करेगा। तो हमारे पास जो पी एस एवरेज है वो आ जाएगा वी हैट आई हैट ओवर 2, और क्योंकि अब ये कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं कॉज ऑफ फी, और इसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास पाई। अब ये पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा वी हैट आई हैट ओवर 2 कॉज ऑफ फी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि क्योंकि हमें उसका साइनोसाइड की आरएमएस वैल्यू का पता है कि वो होता है हमारे पास वी हैट ओवर √2 अगर वोल्टेज का केस है, आई हैट ओवर √2 अगर करंट का केस है। तो इस 2 को अगर हम लिख देते हैं √2 की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास वी एस आर एम एस आई एस आर एम एस टाइम्स कॉज ऑफ फी, ये हमारे पास आ जाती है एवरेज पावर जब दोनों वेव फॉर्म साइनोसाइडल हो। और ये हमारे पास एवरेज पावर। अब क्योंकि दोबारा से इस वेव फॉर्म को अगर हम देखें, तो इस वेव फॉर्म में ये जो पार्ट है नेगेटिव पार्ट, इससे क्या हो रहा है कि करंट की जो पावर फ्लो की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रही है। पावर फ्लो कर रहा है जब ये सिचुएशन है, तो जब ये रीजन है तो पावर पॉजिटिव है,
सोर्स से फ्लो कर रहा है टू द लोड। लेकिन जब ये नेगेटिव रीजन आ रहा है हमारे पास, तो नेगेटिव रीजन का मतलब है अपोजिट, इस फ्लो के अपोजिट। तो ये वो रीजन है जो कि पावर फ्लो, एवरेज पावर फ्लो को कम कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? इस फेज़ एंगल के डिफरेंस से हमारे पास आ रहा है। तो अगर फेज़ एंगल का जो डिफरेंस है वो फेज़ डिफरेंस जो है ये अगर कम होता जाए, तो ये जो नेगेटिव रीजन है ये कम होता जाएगा और हमारे पास पावर, एवरेज पावर जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। तो और यहाँ पे इस एंगल से भी आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम तब हो सकती है जब फी क्या हो, हमारे पास ज़ीरो हो। तो मैक्सिमम जो हमने इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एवरेज पावर, तो वो तब अकर कर सकती है जब हमारे पास ये जो फ़ी है ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो। तो तब हमारे पास मैक्सिमम पावर जो है वो आ जाएगी, मैक्सिमम एवरेज पावर तब आ जाएगी हमारे पास VSRMS और ISRMS, ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम पावर आ जाएगी, जिसको आप नॉर्मली टर्म यूज़ करते हैं एपरेंट पावर का भी। ठीक, तो फिर फाइनली जो पावर फैक्टर हमारे पास हम फाइंड करते हैं इनकी रेशो से, और हम पावर फैक्टर फिर लिखते हैं VSRMS ISRMS cos of phi over VSRMS ISRMS। तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास कॉज ऑफ फी रह जाता है। तो ये हमारे पास पावर फैक्टर की रिलेशन है इफ़ वोल्टेज और करंट दोनों साइनोसाइडल हो, ये तब हमारे पास ट्रू है। लेकिन नॉन लीनियर जब हमारे पास सर्किट्स आते हैं, जिस तरह रेक्टिफायर है, अब इस सोर्स के लिए फॉर इंस्टेंस ये जो पूरा सर्किट है ये एक्ट कर रहा है एज अ लोड। तो इसके अंदर डायोड है, लेट्स से यहाँ पे, क्योंकि रेक्टिफायर है तो यहाँ पे डायोड्स हैं और वो नॉन लीनियर कंपोनेंट्स हैं, इसकी वजह से ये सब एक्ट करते हैं एज अ नॉन लीनियर लोड, क्योंकि इसके अंदर स्विचिंग हो रही है। तो नॉन लीनियर लोड के केस में सोर्स करंट साइनोसाइडल नहीं हो सकती, मींस कोई एक ऐसा पैटर्न आ सकता है जिसमें वो साइनोसाइडल हो जाए, लेकिन नॉन साइनोसाइडल हो सकती है। तो जब करंट नॉन साइनोसाइडल हो, सोर्स वोल्टेज चेंज नहीं होगी, वो ये साइनोसाइडल ही रहेगी। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन अब हम डिस्कस करने लगे हैं, केस 2, वो ये है कि अब हमारे पास Vs है V हैट साइन ऑफ ओमेगा t, और जो Is है वो अब हमारे पास साइनोसाइडल नहीं है, और क्योंकि वो अब साइनोसाइडल नहीं है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फोरियर। तो लेट्स से k इज़ फ्रॉम 1 to infinity, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कोई DC, लेट्स से DC लेवल भी है, लेट्स से वी हैव I नॉट, so k is from 1 to infinity ik, and some sine of k omega t plus phi k, ये उसकी फोरियर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि अब वो नॉन साइनोसाइडल है। ओके, तो अब हम अगेन ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमने फाइंड करना है उसका एवरेज पावर। तो एवरेज पावर जो है हमारे पास
अगेन हम फाइंड करेंगे से 1 से 2 पाई 0 टू अगेन हम पाई तक भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पिछले केस में बताया, और से 2 पाई तक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी, और प्रोडक्ट है इस पूरे सम के साथ आई नॉट प्लस समेशन के इक्वल्स टू फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आई के साइन ऑफ के ओमेगा टी प्लस फी के डी ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये जो साइन टर्म है ये इस फोरियर के हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो उस इंटीग्रेशन के बाद हमें जो है वो फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये देखें कि इन्फिनिट टर्म्स हैं, कई सारे टर्म्स हैं, लेकिन इस इंटीग्रेशन को हम आसान बना सकते हैं अगर हम यूज़ करें ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास लेट्स से साइनोसाइड है, एक है एन ओमेगा, एक की रेडियल फ्रीक्वेंसी है और दूसरे की है एम ओमेगा। तो इसका इंटीग्रल 0 होगा अगर एम एन के इक्वल नहीं है। मीन्स अगर जब भी इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होगी तो जो है इसका इंटीग्रल जो है वो 0 होगा। लेकिन नॉन ज़ीरो तब होगा जब हमारे पास m इक्वल टू n हो। तो मतलब जब तक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स हैं उसका इंटीग्रल हमें 0 मिलेगा। तो इससे हमारे पास काम जो है वो ये आसान हो गया कि हमने सिर्फ उन साइनोसाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो सिर्फ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वो बचेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और ओमेगा कब होगी जब के 1 होगा। बाकी जो हायर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स है उसके साथ इंटीग्रेट होकर इसने 0 देना है। और आई नॉट के साथ भी जब साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई होगा तो साइन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, जब आप साइन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू 2 पाई, आपको 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमें फाइंड करना है एवरेज पावर, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और जो नॉन ज़ीरो टर्म सर्वाइव करेगी वो है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी और I1, जो फर्स्ट कंपोनेंट है I1 साइन ऑफ, जब के 1 होगा वी हैव, एंड इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो पिछले केस के साथ ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, जिसको मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस φ1। तो अब ये ऑलमोस्ट वही केस बन गया जो पिछले डिस्कशन में हमारे पास था। सिर्फ फ़र्क ये आ गया कि अब हमारे पास I1 और φ1 है, वहाँ पे I हैट और φ था, ये रिप्रेजेंट करे फंडामेंटल की पीक वैल्यू, I1 हैट बल्कि इसको मैं कहता हूँ पीक वैल्यू, क्योंकि ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फंडामेंटल की पीक वैल्यू, और ये फंडामेंटल का फेज़ डिफरेंस जो कि वोल्टेज के साथ है। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं कि वी हैट I1 हैट
over 2 pi और टाइम्स cos ऑफ phi1, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसका इंटीग्रल एक जो एडिशनल 2 था, वो जो हमने ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की वो, और हमारे पास 2 पाई आ जाता है इंटीग्रल से। फिर ये आपस में कैंसिल होके हमें मिला वी हैड I1 हैड over 2 cos of phi1। तो एवरेज पावर हमारे पास नॉन साइनोसाइडल करंट के केस में वो अब आ गई है VS/RMS, और ये हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल की जो है IS1/RMS जो है फंडामेंटल कंपोनेंट की RMS वैल्यू, जो करंट है इनपुट करंट, उसके फंडामेंटल कंपोनेंट की RMS वैल्यू टाइम्स cos ऑफ phi1। और ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट इनपुट वोल्टेज के साथ जो फेज एंगल बना रहा है, ये हमारे पास वो एंगल है। तो अब ये हमारे पास जो है एक डेफिनेशन आ गई है एवरेज पावर की, जब हमारे पास जो इनपुट करंट है वो नॉन साइनोसाइडल है। तो अब अगर हम पावर फैक्टर फाइंड करते हैं, तो पावर फैक्टर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास न्यूमरेटर में है VS/RMS IS1/RMS cos ऑफ phi1, और मैक्सिमम हमारे पास हो सकती है VS/RMS IS/RMS। IS1/RMS जो है सिर्फ फंडामेंटल की RMS वैल्यू है, और IS/RMS जो है वो पूरे इनपुट करंट की RMS वैल्यू है। सो ये ऑफ कोर्स जो है एक ये बड़ी वैल्यू है IS1/RMS के मुकाबले में, क्योंकि वो जस्ट अ कंपोनेंट है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा IS1/RMS over IS/RMS cos ऑफ phi1। ये हमारे पास पावर फैक्टर की डेफिनेशन आ गई जब हमारे पास है नॉन साइनोसाइडल करंट, जिसमें ये जो कंपोनेंट है, अब पहले इसी को हम पावर फैक्टर कहा करते थे cos ऑफ phi को, जब दोनों साइनोसाइडल होते थे, लेकिन अब इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फेज शिफ्ट है, उसकी वजह से है। और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन फैक्टर, क्योंकि ये करंट की वेवफॉर्म नॉन साइनोसाइडल होने की वजह से। ये डिस्टॉर्शन फैक्टर 1 कब हो सकता है? ये 1 हो सकता है अगर हमारे पास है जो IS है, सोर्स करंट है, वो साइनोसाइडल हो। अगर वो साइनोसाइडल हो तो उसकी जो फंडामेंटल कंपोनेंट की RMS वैल्यू है और वोल्टेज की RMS वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, तो हमारे पास फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर रह जाता है। और अगर इन फेज़ हो जाएं तो फिर ये cos ऑफ phi भी 1 हो जाएगा, और फिर हमारा पावर फैक्टर जो है वो हम कह सकते हैं कि 1 है। तो दो चीज़ें अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्टॉर्शन फैक्टर जो है वो पावर फैक्टर को इफ़ेक्ट करता है। वेवफॉर्म की शेप जो है नॉन साइनोसाइडल होने की वजह से पावर फैक्टर रिड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ जो फंडामेंटल कंपोनेंट है करंट का, वो पावर जो है कैरी करने में इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल पावर को कैरी कर रहा है। तो ये रेशो जितनी क्लोज़र टू 1 होगी
उतना ही पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होगा।